नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। चीन की एक ब्रेड कंपनी को अपनी बेकरियों के लिए जरूरी बिजली नहीं मिल रही है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े पेंट उत्पादकों के लिए एक खास केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी ने उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी। इसी तरह एक पोर्ट सिटी ने आपको बताते चले शहर की फैक्ट्रियों को पर्याप्त बिजली देने की कवायद में एक ही दिन में 4 बार बिजली कटौती के नियम बदल दिए। ये दृश्य इस समय चीन के हर उस शहर में बहुत आम है जो गंभीर बिजली संकट के दौर से गुजर रहे। चीन की बिजली किल्लत का असर कारखानों और उद्योगों पर भी बुरी तरीके से पड़ रहा। बिजली संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने कोयला खनन और उपयोग करने की मंजूरी दे दी। संकट से गुजर रहे चीन को कार्बन उत्सर्जन रोकने के अपने संकल्प से समझौता करना पड़ रहा है। आपको बताते चले चीन में बिना अनुमति बंद की गई खदानों को फिर से खोलने का आदेश दिया गया। मरम्मत के लिए बंद की गई कोयला खदानों और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को भी फिर से खोला जा रहा। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए एक आपको बताते चले प्रोत्साहन का मसौदा तैयार किया गया है। नियामकों ने चीनी बैंकों को कोयला क्षेत्र के आपको बता दें कि भरपूर कर्ज देने का आदेश जारी कर दिया। स्थानीय सरकारों को चेतावनी दी गई है कि वे ऊर्जा उपयोग की सीमाओं के बारे में भी अधिक सतर्क रहें, जो आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के जवाब में लगाई गई थी। चीन की शीर्ष आर्थिक योजना एजेंसी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के महासचिव झाओ चेनकिंस ने बुधवार को बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हम कोयला उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिजली की कमी ने चीन की रणनीतिक कमजोरियां उजागर कर दी हैं। अब इस देश की ऊर्जा भूख बहुत ज्यादा है। दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बिजली की भारी खपत वाले स्टील, सीमेंट और रसायन उद्योगों पर अब निर्भर। तो आज नवरात्र की अंतिम तिथि यानी कि नवमी है। कन्या पूजन के साथ साथ आपको बताते चले नवमी पूजन भी किया जाता है। आज के दिन व्रत का समापन लोग करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। यूपी आपको बता योगी भी आज मंदिर में कन्या पूजन करेंगे और मंदिर में पूजन करने के बाद सीएम योगी गोरक्षा पीठाधीश्वर मां भगवती के प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं के पांव पखार कर उनका पूजन करेंगे। फिर सीएम कन्याओं को अपने हाथ से खाना भी खिलाएंगे। इस पूजा में बटुक भैरव के रूप में एक बालक की मौजूदगी भी रहेगी। गौरतलब है कि योगी सालों से नवमी के दिन कन्या पूजन लगातार करते आ रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि योगी ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना है कि हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और प्रत्येक प्रदेशवासी सदैव स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल रहे। योगी दशहरा वाली सुबह 9 बजे सबसे पहले श्रीनाथ जी का पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। इसी क्रम में योगी सभी देव विग्रहों और नाथ योगियों की पूजा भी करेंगे। और आपको बता चलिए दोपहर 1 से 3 बजे तक तिलकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे गोरक्षा पीठाधीश्वर का विजय रथ मानसरोवर मंदिर के लिए रवाना कर दिया जाएगा और इसके बाद कोविड प्रोटोकॉल के बीच इस विजय जुलूस की भव्यता बरकरार रहेगी। इसकी तैयारियां मंदिर प्रबंधन ने पूरी कर ली हैं। इसके लिए जिम्मेदारियां भी तय कर ली गई। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आपको बताते चले लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रसपा के लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और आज अपनी रथ यात्रा लेकर फिरोजाबाद शिवपाल यादव पहुंच रहे हैं, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया था। कल इस रथ यात्रा को निकालने के बाद भी शिवपाल यादव का प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन दोबारा से हो जाए। दर्द बार बार झलकता रहता है शिवपाल यादव का। बताते चले अखिलेश यादव ने खुलासा करते हुए बताया था कि टेलीफोन पर शिवपाल यादव ने उनसे जरूरी बात की थी। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारा यह प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो। जब उनसे पूछा गया कि मथुरा से आपने यह यात्रा शुरू की तो आपके साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी थे, क्या आपकी कांग्रेस से बात हुई? इस पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि प्रमोद कृष्णन को बहुत पहले से जानता हूं मैं, लगातार उनसे मुलाकात होती रहती है। हमारे आचार्य हैं वो और इसी नाते उन्होंने इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इससे आगे कुछ ने उन्होंने कहने से मना कर दिया। पता चले इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल की रथ यात्रा पर कहा था कि वो भी बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं।
तो आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत लगातार अपनाता रहता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता चलिए, इसी नीति को बरकरार रखते हुए इसी उद्देश्य से केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक तलाशी करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार सौंप दिया। यह व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू हो जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। हालांकि इस आदेश से कुछ राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है। ताजा आदेश के अनुसार बीएसएफ जिले पंजाब, बंगाल और असम में सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त करता है। अब बिना किसी बाधा या अनुमति के 50 किलोमीटर भीतर तक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी की छूट है बीएसएफ को। इसके लिए उसे केंद्र या राज्य सरकारों से किसी अनुमति नहीं लेनी होगी। कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता चले, समिति का गठन कर दिया गया है। इसके सदस्यों के रूप में दुनिया भर के 26 विज्ञानियों के नाम प्रस्तावित किए गए। इनमें चीन की वुहान लैब की जांच करने वाली पहली टीम के सदस्य भी शामिल हैं। आपको बताते चले, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से भी वायरस से जुड़े शुरुआती आंकड़े मुहैया कराने की मांग की। डब्ल्यूएचओ ने समिति में अपनी उस पहली जांच टीम के 4 सदस्यों को भी रखा जो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की स्रोत का पता लगाने के लिए चीन के वुहान लैब की जांच कर चुका है। इनमें मैरियन कोपमैन, थिया फिशर, यंग युएन और चीनी पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ यांग युंगुई शामिल हैं। टेड्रोस ने कहा है कि भविष्य में संभावित वैश्विक महामारी की रोकथाम और उसके लिए जरूरी विशेषज्ञता के लिए समझना आवश्यक है कि नए रोगाणु कहां से आते हैं। उन्होंने कहा है कि इस समूह के लिए दुनिया भर में क्षमतावान विशेषज्ञों के चयन से वह खुश है। बताते चले कि अमेरिका और रूस समेत कई देशों में फिलहाल कोरोना संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक है। महामारी के बढ़ते खतरे के बीच बूस्टर डोज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कई देश कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी आवश्यकता को लेकर एक बैठक करने जा रहा। 11 नवंबर को होने वाली इस बैठक में एक्सपर्ट्स का एक पैनल बूस्टर डोज की आवश्यकता को लेकर चर्चा कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार डब्ल्यूएचओ के टीकाकरण, टीके और जैविक विभाग के निदेशक केट ओब्रियन ने सोमवार को बताया था कि वैज्ञानिक सलाहकार समूह 11 नवंबर को कोविड-19 बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता पर चर्चा करेगा। तो देहरादून जिले के सेलाकुई में मंगलवार देर रात हुए भीषण हादसे से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आकर नीचे दब गए, जिसके बाद 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा। सेलाकुई बाजार में बर्थवाल स्वीट शॉप के पास रात लगभग 1:30 बजे के आसपास खनन से भरा डंपर सड़क पर खड़े कंटेनर से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर जाकर पेड़ से टकरा गया। इस दौरान पास में ही खड़े स्कूल के 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौत हो गई और एक छात्र घायल। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। ड्रग्स मामले में आपको पता चले, गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगले 2.5 दशक में देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से किस तरीके का होने वाला है, इसकी पूरी तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अनावरण कर दिया। इस मास्टर प्लान में 1200 से अधिक औद्योगिक क्लस्टर और 2 रक्षा कॉरिडोर शामिल है, जिन्हें परिवहन के विभिन्न साधनों से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे से जुड़ी उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें साल 2024
2025 तक पूरा किया जाना है। इस मास्टर प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय एक साथ इन परियोजनाओं की योजना तैयार करेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी परियोजनाओं के उपग्रह से ली गई तस्वीर, वहां की रियल टाइम स्थिति, हो रही प्रगति, वहां उपलब्ध जमीन, पानी व अन्य सभी प्रकार की जानकारी ली जा सकेगी। तो नोएडा में डेंगू मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने से हड़कंप मच चुका है। जिले में सोमवार तक 116 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन आपको पता चले मंगलवार को यानी एक दिन बाद 41 मरीज मिलने से अब यह संख्या 157 हो गई। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी 40% से अधिक संदिग्ध डेंगू के मरीज मिले हैं। जिले में अभी तक 870 लोगों की जांच की गई, जिनमें 157 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि डेंगू को लेकर सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया, बेड की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही मरीजों का उपचार भी सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। पिछले 36 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में 41 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही सीनियर डॉक्टर की निगरानी में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता चले, नोएडा के जिला अस्पताल जाकर मरीजों की स्थिति का जायजा लिया गया है, जहां पर डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हुए नजर आए थे। जिला अस्पताल में अभी 8 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं वायरल फीवर के मरीजों की संख्या जिले में करीब 1000 के पास पहुंच चुकी है और लगातार वायरल फीवर मरीजों की जांच में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। यही वजह है कि डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो आज रामनवमी है। मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन ही आपको बताते चले, राम जी जो हैं, भगवान राम राजा दशरथ के घर उन्होंने जन्म लिया था। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ हवन भी किया जाता है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए रामनवमी के महत्व को समझते हैं। इस साल 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, जो कि 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न हो रहे हैं। आपको बताते चले कि नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की गई। मान्यता है, नवरात्र में जो भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं, उन पर माता रानी अपनी कृपा बरसाती हैं। शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे यानी भक्त को किसी भी तरीके से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। इनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मूर्ति की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नवरात्र के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। आपको बताते चले, इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा गया। आपको ये भी बता दें कि सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची मिलती है। इसमें उनके गुण है व कार्य के अनुसार नाम दिए गए। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाई जा सकती है। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होनी चाहिए। अर्चन में बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंग, चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे का फूल, चारौली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को बहुत प्रिय है। यदि अर्चन के एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करे तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को और इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करनी चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक,
दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। आपको बताते चले दीपक इस तरीके से होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित रहे। अर्चनकर्ता को स्नानाद आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चना करनी चाहिए। इस साधना काल में आसन पर उसे बैठना चाहिए और पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में उसे नहीं करना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन ब्राह्मण मंदिर में देनी चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किया जा सकता है। इसमें नवह के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका मध्यमा व अंगूठे का उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। रामनवमी पर आपको बताते चले हवन सामग्री में नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल और इसके साथ साथ ये सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। आपको बताते चले रामनवमी पर ही कन्या पूजन किया जाता है, तो आपको यहाँ पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि रामनवमी पर कन्याओं की पूजन कैसे करें। तो आपको बता दें, नवरात्र कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को आमंत्रित करें। सभी के आने पर उनके पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद कन्याओं और एक बालक को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं। फिर गाय के उपले को जलाकर उसमें लौंग, कपूर और घी डालें। कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को पहले माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगुरिया को भोजन परोसना शुरू कर दें। जब सभी कन्या और बालक भोजन कर ले तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दें। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अंत में सभी कन्याओं को विदा कर उनके ऊपर जल के छींटे छिड़के। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या।